नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 6 का यूनिट नंबर 2 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 2.4 देखेंगे, जिसमें हम हिंदी भाषा का विकास इसके बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए जो है हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा के विकास को समझने से पूर्व यह समझना आवश्यक होगा कि किसी भी भाषा के विकास में जनमानस की क्या भूमिका होती है। भाषा में रचनात्मक क्षमता तभी तक होती है जब तक वह लोक सामान्य के अनुभव से जुड़ी होती है। भाषा जब लोक जीवन से अलग होकर कुछ वर्ग तक सीमित होने लगती है, तब उसमें एक प्रकार की जो है जड़ता आने लगती है। तो यहाँ ये बताया गया कि किसी भी भाषा के आगे बढ़ने में जो है आम लोगों की यानी कि हम सभी की क्या क्या भूमिका होती है और हम लोग उसमें अपना क्या रोल निभाते हैं। किसी भी भाषा में नया रचना करने की, कुछ नया बनाने की ताकत जो है तभी तक रहती है जब तक वो आम लोगों के रोज़मर्रा के अनुभव से और सुख दुख से जुड़ी होती है। लेकिन जब कोई भाषा आम लोगों की ज़िंदगी से दूर हो जाती है और सिर्फ कुछ खास या गिने चुने लोगों तक ही सिमट कर रह जाती है, तब वह भाषा जो है रुक जाती है। उसमें एक भारीपन या ठहराव जो है वो आ जाता है। फिर रचनात्मक प्रतिभा उस जड़ता को त्याग कर नए मनोभावों के अनुकूल नई भाषा की जो है रचना करती है। तो इसके बाद क्या होता है, जो लोग नई चीज़ें लिखते या सोचते हैं वो उस रुके हुए भारीपन को जो है छोड़ देते हैं। वह लोगों की नई भावनाओं और सोच को दिखाने के लिए एक नई भाषा बना लेने का जो है काम करते हैं। उदाहरण के लिए हम रीतिकालीन भाषा के विरुद्ध खड़ी बोली की प्रतिष्ठा का उदाहरण जो है वो दे सकते हैं। रीतिकाल में जीवन के प्रति यथास्थितिवादी दृष्टिकोण ने भाषा को जो है जड़ बना दिया था। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है रीतिकाल की भाषा का। तो रीतिकाल की जो भाषा थी, इसके खिलाफ हमें खड़ी बोली देखने को मिली। रीतिकाल के समय में जिंदगी को जैसा है वैसा ही रखने की सोच ने यानी कि बदलाव न चाहने के नजरिए ने क्या किया, भाषा को एकदम रोक दिया था और उसमें जो है एक भारीपन भाषा में बना दिया था। इसीलिए आधुनिक संवेदना के विकास के साथ भाषा परिवर्तन अनिवार्य हो गया। अब क्या हुआ, यही सब वजह थी कि जैसे जैसे नए ज़माने की सोच और भावनाएं बढ़ी, ठीक वैसे वैसे भाषा का बदलना जो है वो भी बहुत ज़रूरी हो गया। इसी प्रकार की घटना आदिकालीन भाषा में भी घटित हुई। प्राकृत जब से पुस्तकों की भाषा हो गई, उसी समय से बोलचाल की भाषा ने नया स्वरूप जो है ग्रहण किया। इस भाषा को अपभ्रंश भाषा कहा गया। अब क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे ही बात जो है वो हमें पुराने समय की यानी कि आदिकाल की भाषा के साथ भी देखने को मिली। जब प्राकृत नाम की भाषा जो है वो सिर्फ रचनाओं की भाषा बनकर रह गई, ठीक उसी समय लोगों की आपसी बोलचाल की भाषा ने क्या किया, एक नया रूप ले लिया था और इस बोलचाल की नई भाषा को जो है अपभ्रंश भाषा कहा गया। लेकिन एक बात जिस पर ध्यान देना चाहिए वह यह है कि जब तक वह बोलचाल की भाषा थी तब तक उसे देश भाषा कहा जाता था, लेकिन जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसका नाम जो है अपभ्रंश चल पड़ा। अब क्या हुआ, यह है कि जब तक ये जो भाषा थी ये आपस में लोग बातचीत के लिए काम कर रहे थे, तब तक इस भाषा को देश भाषा कहा जाता था। लेकिन जैसे ही ये भाषा साहित्य में इस्तेमाल होने लगी तो उसके बाद इस भाषा का नाम जो है अपभ्रंश पड़ गया। देश भाषा से अलग होकर अपभ्रंश साहित्य की अभिव्यक्ति की जो है भाषा हो गई। भाषा जब देश भाषा से अलग हुई तो उसमें शास्त्रीयता जैसी प्रवृत्ति जो है पनपने लगी। अपभ्रंश के परिनिष्ठित भाषा के रूप से अलग देश भाषा और अपभ्रंश के मेलजोल से एक नई भाषा विकसित हो रही थी। यह भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई भाषा थी। अब क्या हुआ कि जब अपभ्रंश भाषा आम लोगों की बोलचाल वाली भाषा से अलग हुई, तब इसमें जो है साहित्य लिखा जाने लगा। और जब भी कोई भाषा आम लोगों की बोलचाल से दूर हो जाती है तो वो जो भाषा है वो हमें किताबी लगने लगती है, यानी उसमें नियम कायदे और भारीपन जो है वो आने लग जाता है।
अब जो अपभ्रंश का बिल्कुल साहित्यिक और शुद्ध रूप था, उससे अलग एक नई भाषा बन रही थी। और ये नई भाषा कैसे बन रही थी? आम लोगों की बोलचाल वाली भाषा और अपभ्रंश दोनों के आपस में मिलने जुलने से क्या हुआ, एक नई भाषा उस पुरानी रचना अपभ्रंश से जो है काफी आगे बढ़ी और एक नई भाषा बनी। अपभ्रंश के आचार्य हेमचंद दो प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की जो है चर्चा करते हैं। प्रथम प्रकार की वह अपभ्रंश जिसका व्याकरण उन्होंने स्वयं लिखा। इस अपभ्रंश भाषा में जैन कवियों और आचार्यों ने जो है रचना की। इस भाषा का रिश्ता अपभ्रंश के नागर रूप से था। अब क्या हुआ, अपभ्रंश भाषा के जो बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम हेमचंद था, इन्होंने क्या किया, दो तरह की अपभ्रंश भाषा के बारे में बताया। पहले प्रकार की भाषा तो अपभ्रंश भाषा है जिसके नियम यानी कि जिसका व्याकरण जो है हेमचंद ने खुद लिखा था। इस पहली वाली अपभ्रंश भाषा में जो है जैन धर्म के कवियों और गुरुओं ने क्या किया, अपनी रचनाएं लिखी थी। और इस भाषा का जो कनेक्शन था वो अपभ्रंश के नागर रूप से था, यानी कि यह उसका नागर रूप था। इसके साथ ही एक दूसरे प्रकार की अपभ्रंश भाषा भी प्रचलित हो रही थी। इसे हेमचंद ने जो है ग्राम्य भाषा कहा। बौद्ध सिद्धों के दोहे और संदेश रासक जैसे काव्य इस ग्राम्य भाषा के जो है उदाहरण हैं। ग्राम्य भाषा में रासक, डोंबिकपा आदि लोक प्रचलित गेय और अभिनय काव्य जो है लिखे जाते थे। अब क्या हुआ, जो दूसरे प्रकार के अपभ्रंश भाषा बताई हेमचंद ने, वो भी उस समय के लोगों के बीच जो है चल रही थी। और ये दूसरी वाली भाषा को हेमचंद ने जो है ग्राम्य भ्रंश नाम दिया था। बौद्ध और सिद्ध जो दोहे लिख रहे थे और रासक नाम की जो रचनाएं लिखी जा रही थी, ये सभी गांव या कहें आम लोगों की भाषा के उदाहरण हैं। इस ग्राम्यापभ्रंश में रासक और डोंबिका जैसी चीजें जो है लिखी जाती थी, जो आम लोगों के बीच बहुत मशहूर थी और जिन्हें गाकर या सुनाया जा सकता था, या फिर जिन पर नाटक करके जो है एक्टिंग भी की जा सकती थी। इसी भाषा का आगे चलकर हिंदी भाषा के रूप में जो है विकास हुआ। वस्तुतः यह भाषा छंद, काव्य रूप, काव्यगत रूढ़ियों और विषय वस्तु की दृष्टि से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का ही जो है विकास है। अब ये जो भाषा थी, इस भाषा से आगे चलकर क्या हुआ, हमारी हिंदी भाषा बनी और आगे बढ़ी। यहाँ पे ये भी बताया गया कि ये भाषा जो है, ये भाषा कविता लिखने के तरीकों, छंदों, पुरानी चली आ रही परंपराओं और कहानियों की बातों के मामले में जो है उसी शुद्ध अपभ्रंश का ही आगे बढ़ा हुआ रूप कहलाती है। परंतु उस भाषा का मिजाज बदला हुआ है। भाषा के मिजाज बदलने का प्रमुख कारण जीवन और समाज के स्थापित कर्म कांड के प्रति विद्रोह था। अब क्या हुआ, लेकिन इस नई भाषा का जो स्वभाव था वो बिल्कुल बदला हुआ था। और इसके बदलने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय की जिंदगी और समाज में जो दिखावे या पूजा पाठ के जो कड़े नियम बने हुए थे, ये भाषा उनके खिलाफ खड़ी हो रही थी और उनका जो है विद्रोह कर रही थी। यह विद्रोह हमें सिद्धों और नाथों के साहित्य में जो है देखने को मिलता है। इसीलिए हिंदी भाषा के प्रारंभिक रूप की जानकारी भी इन्हीं की रचनाओं से जो है मिलती है। तो दिखावे और कड़े नियमों का ये जो विरोध है, ये हम सिद्धों और नाथों की रचनाओं में देखते हैं। यही वजह रही कि जब हिंदी भाषा बिल्कुल शुरू हो रही थी तो उसका शुरुआती रूप कैसा था, ये जानने के लिए हमें इन्हीं लोगों की यानी कि सिद्धों और नाथों की जो रचनाएं हैं उन्हें देखना होगा। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जो है लगता है। इस बिंदु पर विस्तृत चर्चा यहाँ आवश्यक नहीं। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि अनुभूति बदलने से साहित्य की भाषा में भी परिवर्तन होने लगा। नई अनुभूति ने नई भाषा की जो है तलाश की। अब क्या हुआ, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने लिखा कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी यानी कि प्राकृत जैसी दिखने वाली हिंदी, इसमें लिखी गई रचनाओं का सबसे पुराना पता हमें कैसे मिलता है। इसके बारे में इन्होंने बताया कि वो हमें तंत्र मंत्र और योग का रास्ता मानने वाले बौद्ध की रचनाओं के अंदर मिलता है और ये विक्रम संवत
7वीं शताब्दी के आखिर समय की बात है। और इस बात पर हमें यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा गहराई से जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस इतना समझ लेना काफ़ी है कि जब लोगों के महसूस करने का तरीका जो है वो बदल गया, तो साहित्य की भाषा भी जो है वो बदलने लगी। जब इंसानों के मन में नए अनुभव और नई भावनाएं आई, तो उन्होंने उसे बताने के लिए क्या किया, एक नई भाषा को खोजना जो है शुरू कर दिया था। आगे देखते हैं। जैसा कि आप इसी इकाई के बिंदु 2.7.1 में पढ़ेंगे, 11वीं सदी के पहले से ही भारत पर मुसलमानों के आक्रमण जो है वो शुरू हो गए थे और लगभग 200 वर्ष में उन्होंने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था। वैसे तो उस समय उनकी अपनी भाषा या राजभाषा फारसी थी, किंतु भारतीयों के साथ व्यवहार एवं संपर्क करने के लिए उस समय प्रचलित प्राचीन हिंदी को ही जो है साधन माध्यम बनाया गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमें आगे के पॉइंट्स में बताएंगे कि 11वीं शताब्दी शुरू होने से पहले क्या था, हमारे भारत देश पर मुसलमानों के जो हमले थे वो शुरू हो गए थे और लगभग 200 सालों के अंदर क्या हुआ, इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। देखा जाए तो उस समय इनकी जो भाषा थी वो फारसी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ के रहने वाले भारतीय लोगों के साथ बातचीत करने और उनसे जुड़ने के लिए इन्होंने उस समय जो पुरानी हिंदी चल रही थी उसी को जरिया बनाया और उसी पुरानी हिंदी का जो है इन्होंने इस्तेमाल किया। धीरे धीरे आदि काल के आगामी वर्षों में इसी प्राचीन हिंदी से विकसित अनेक रूप सामने आ गए। इन्हीं रूपों में से एक रूप डिंगल था, जिसका संबंध राजस्थानी साहित्य से है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे समय बीतने लगा, इसी के साथ आदिकाल के जो आगे के वर्ष हमें देखने को मिलते हैं उसमें इसी पुरानी हिंदी से निकलकर क्या हुआ, इसके कई अलग अलग रूप सामने आए। इन्हीं रूपों में से एक रूप था डिंगल का, और ये जो डिंगल रूप है इसका सीधा कनेक्शन है राजस्थान में लिखी जाने वाली साहित्यिक रचनाओं से। डिंगल साहित्य की दो प्रमुख रचनाएं मानी जाती है, श्रीधर कृत रणमल छंद और कल्लोल कृत ढोला मारूरा दुहा। हिंदी भाषा का एक दूसरा रूप भी विकसित हुआ जिसे पिंगल के नाम से जो है अभिहित किया गया। अब क्या हुआ कि ये जो डिंगल भाषा है इसकी रचना देखें तो हमें इसमें दो रचना देखने को मिलती है। पहली तो है रणमल छंद जिसे श्रीधर ने लिखा था, और दूसरी है ढोला मारूरा दुहा जिसे कल्लोल कवि ने लिखा था। अब इसी के साथ क्या हुआ, हमारी हिंदी भाषा का एक और रूप सामने आया जिसका नाम पिंगल रखा गया, यानी कि इस दूसरे रूप को जो है पिंगल कहा गया। पिंगल वस्तुतः मध्य देश की साहित्यिक ब्रज भाषा का ही जो है नाम था। इसी युग में डिंगल पिंगल के अतिरिक्त हिंदी का एक तीसरा रूप भी मिलता है जिसे कुछ विद्वानों ने जो है हिंदवी के नाम से पुकारा। अब ये जो पिंगल था ये असल में हमारे देश के जो बीच वाले हिस्से हैं उनके साहित्य की भाषा बना और ये ब्रज भाषा का ही जो है एक नाम यहाँ माना गया। इसी समय क्या हुआ, हमें डिंगल और पिंगल के अलावा भी हिंदी का एक तीसरा रूप देखने को मिला जिसे विद्वानों ने क्या किया, हिंदवी नाम दिया था। हिंदी के इस रूप को हम 13वीं शती के आसपास अमीर खुसरो के साहित्य में देख सकते हैं। यह हिंदी भाषा के रूप से अलग है। वास्तव में यह भाषा का वह रूप है जो उस युग की सामान्य जनता प्रयोग में जो है लाती थी। अब ये जो हिंदी का तीसरा रूप है जिसे हिंदवी कहा गया, इसको हम देखेंगे 13वीं शताब्दी के आसपास अमीर खुसरो नाम के जो कवि हुए उनके साहित्य में। इन्होंने क्या किया, पहेलियां और अपना सभी रचनाएं जो है इसी भाषा में लिखी थी और ये रूप हिंदी भाषा के बाकी रूपों से जो है अलग दिखाई देता है। अब सच बात ये है कि ये जो भाषा है इस भाषा का बिल्कुल वही रूप है जिसे उस जमाने के जो आम लोग थे, यानी कि जो आम जनता थी, वो अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करती थी। तो वही रूप जो है हिंदवी भाषा कहलाता है। हिंदी भाषा के आरंभ से ही हिंदी साहित्य के आरंभ पर विचार जो है वो किया जा सकता है। इस भाषा का विकास एक जनभाषा के रूप में हुआ। कोई भी जनभाषा अपने प्रवाह की अक्षुण्णता में सदा एक रूप जो है नहीं रहती। स्थान और काल के भेद से उसमें रूप भेद भी उत्पन्न हो जाता है, किंतु जब तक उन रूपों की तात्विक समानता सुरक्षित रहती है तब तक वह एक ही भाषा का बोध कराते हैं। तो ये लिखा डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में।
यहाँ पे हमें ये बताया कि जैसे ही हमारी हिंदी भाषा की शुरुआत हुई, ठीक उसी समय से हिंदी में लिखे जाने वाली साहित्य की भी जो शुरुआत है वो हम समझ सकते हैं। हमारी हिंदी भाषा का जो विकास है वो आम लोगों की भाषा के रूप में हुआ था, यानी इसे लोगों ने क्या किया, आगे बढ़ाया। और कोई भी भाषा जिसे आम लोग बोलते हैं वो बहती हुई नदी की तरह जो है हमेशा आगे बढ़ती रहती है और नए ज़माने के साथ हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती, इसमें जो है बदलाव आता रहता है। जगह बदलने से और समय बदलने से क्या होता है, भाषा के रूप में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। लेकिन जब तक उस भाषा की अंदरूनी बात यानी कि उसका जो मुख्य आधार है वो एक जैसा रहता है, तब तक वो सारे अलग अलग रूप जो है हमें एक ही भाषा का एहसास कराते हैं, यानी वो एक ही भाषा जो है माने जाते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य के विकास में उस समय उपलब्ध धार्मिक साहित्य जैसे जैन, बौद्ध, नाथ, सिद्ध आदि का बहुत बड़ा योगदान परिलक्षित होता है। जैन साहित्य का अध्ययन करने पर हम देखेंगे कि उसकी भाषा हिंदी के आदिकालीन स्वरूप का परिचय देती है। वास्तव में ये भाषा अपभ्रंश से जो है प्रभावित है। तो यहाँ बताया गया कि आदिकाल में हिंदी की रचनाओं को आगे बढ़ाने में उस समय के धर्म से जुड़े साहित्य का जो है बहुत बड़ा हाथ दिखाई देता है, जैसे कि जैन, बौद्ध, नाथ और सिद्ध लोगों का लिखा हुआ साहित्य। जब हम जैन धर्म की लिखी हुई रचनाओं को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी भाषा हमें हिंदी के बिल्कुल शुरुआती रूप से जो है मिलाती है। और सच ये भी है कि ये भाषा उस समय की अपभ्रंश भाषा के असर से जो है बनी थी। प्राचीन हिंदी के अंतर्गत बौद्धों एवं सिद्धों के साहित्य में पश्चिमी एवं पूर्वी अपभ्रंश के शब्दों का मिला जुला रूप जो है वो देखने को मिलता है। तो पुरानी हिंदी के अंदर जो बौद्धों और सिद्धों ने अपने साहित्य में जो लिखा था उससे हमें जो है पश्चिम और पूर्व का जो एरिया था उसमें बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषा के शब्द जो है देखने को मिल जाते हैं। बौद्धों की एक शाखा थी वज्रयान। इसी शाखा से संबद्ध गोरखनाथ ने नाथ पंथ की जो है स्थापना की। नाथ पंथियों का एकेश्वरवाद में विश्वास था और वह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनकी भाषा प्राचीन पश्चिमी हिंदी की बोलियों के मिश्रित रूप में थी। अब क्या हुआ, ये जो बौद्ध शाखा थी, इन बौद्धों की ही एक अलग से शाखा निकली जिसका नाम वज्रयान था और इसी से हमें गोरखनाथ जो है वो जुड़े हुए दिखाई देते हैं, जिन्होंने नाथ पंथ की जो है शुरुआत की। ये नाथ पंथ के लोग जो थे वो सिर्फ एक ही ईश्वर को मानते थे और मूर्ति पूजा के जो है बिल्कुल खिलाफ थे। इन लोगों की जो भाषा थी वो पुराने समय की पश्चिमी हिंदी की अलग अलग बोलियों को मिलाकर बनी थी, यानी उस भाषा का जो है हमें एक मिक्स रूप दिखाई देता है। हिंदी के प्राचीन रूप को विकास की ओर अग्रसर करने में आदिकालीन रासो साहित्य का भी जो है महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र में बीसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो का विशेष महत्व है। बीसल देव रासो की भाषा में दिंगल तथा पिंगल दोनों ही भाषाओं के रूप दृष्टिगत होते हैं, परंतु पृथ्वीराज की भाषा में कहीं हिंदी और कहीं राजस्थानी मिश्रित हिंदी, कहीं ब्रज भाषा के रूप, कहीं विकृत अपभ्रंश के रूप उपलब्ध होते हैं। यद्यपि पृथ्वीराज रासो की भाषा को विद्वानों द्वारा पिंगल बताया गया है, जो ब्रज भाषा का ही एक रूप है। तो हिंदी का ये जो पुराना रूप था, इसको आगे बढ़ाने और इसका विकास करने में आदिकाल में जो रासो साहित्य लिखा गया उसका बहुत बड़ा हाथ था। रासो साहित्य यानी कि राजाओं की वीरता वाली रचनाएं। इस रासो साहित्य में बीसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो नाम की जो रचनाएं हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीसल देव रासो की भाषा में जो है हमें डिंगल और पिंगल इन दोनों ही भाषाओं का रूप देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम पृथ्वीराज रासो की भाषा को देखें तो ये हमें कई रूपों में मिलती है। इसमें कहीं तो हमें हिंदी दिखती है, कहीं राजस्थानी भाषा वाली हिंदी दिख जाती है और कहीं हमें ब्रज भाषा का रूप मिलता है, तो कहीं पर बदले हुए अपभ्रंश का रूप भी जो है इसमें दिखाई देता है। तो वैसे तो जो विद्वान है उन्होंने पृथ्वीराज रासो की भाषा को पिंगल बताया है, लेकिन ये पिंगल जो है ये हमारी ब्रज भाषा का ही जो है एक रूप माना जाता है। 13वीं शताब्दी के आसपास
विकसित हिंदी के एक अन्य रूप हिंदवी की झलक हमें अमीर खुसरो के साहित्य में जो है दिखाई देती है। खुसरो की पहेलियां, ढकोसले, दो सुखुन आदि में हिंदी के सरल, स्वाभाविक एवं बोलचाल की भाषा के रूप के जो है दर्शन होते हैं। तो यहाँ बताया कि 13वीं शताब्दी के आसपास हिंदी का एक नया रूप सामने आ रहा था जिसे हिंदवी कहा गया, और इसकी झलक हम अमीर खुसरो की रचनाओं में देख सकते हैं। अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, सुखने हैं, इन सभी रचनाओं में हिंदी का बिल्कुल ही आसान, सीधा और बोलचाल वाली भाषा का रूप जो है देखने को मिलता है। सुखने कहते हैं दो बातों का एक जवाब अगर हम दे तो उसे सुखने कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है इनका उदाहरण भी दिया गया है अमीर खुसरो की भाषा का। यहाँ पे क्या है, दो सुखुन में दे रखा है, सितार क्यों ना बजा, औरत क्यों ना नहाई, पर्दा न था। तो ये एक सुखुन का उदाहरण है कि सितार क्यों ना बजा और औरत क्यों ना नहाई। इन दोनों का ही एक छोटा सा जवाब है, क्योंकि पर्दा नहीं था, यानी सितार में पर्दा या कहीं खूंटी नहीं थी इसलिए सितार नहीं बजा, और नहाने के लिए ओट या फिर पर्दा नहीं था इसलिए औरत नहीं नहाई। तो दो सवालों का जब एक ही जवाब होता है तो उसे दो सुखुने कहा जाता है। तो ये अमीर खुसरो का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। 14वीं शताब्दी में मुसलमान शासकों द्वारा दक्षिण भारत पर भी आक्रमण होने से इन शासकों के साथ मौलवी एवं व्यापारियों आदि का भी दक्षिण भारत में आगमन हो गया। अब क्या हुआ कि 14वीं शताब्दी में मुसलमान राजाओं ने दक्षिण भारत पर भी हमले शुरू कर दिए थे, और इन राजाओं के साथ साथ मौलवी और व्यापार करने वाले लोग भी जो थे वो दक्षिण पहुंच गए। उस समय राजधानी के आसपास बोली जाने वाली भाषा को ये लोग अपने साथ जो है ले गए। अब दक्षिण भारत के निवासियों के साथ व्यवहार एवं जनसंपर्क के लिए एक ऐसी भाषा का रूप विकसित हुआ जिसमें दक्षिण भारत की भाषाओं के शब्द भी आ गए। धीरे धीरे भाषा के इस रूप को स्थिरता मिली और यही भाषा आगे चलकर दक्षिणी हिंदी के नाम से जो है जानी जाने लगी। अब क्या हुआ, जब ये लोग दक्षिण भारत गए तो उस समय राजधानी के आसपास जो भाषा बोली जाती थी ये लोग उस भाषा को जो है अपने साथ दक्षिण ले गए। अब वहाँ दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के साथ बातचीत करने और उनसे जुड़ने के लिए भाषा का एक नया रूप बन गया जिसके अंदर दक्षिण भारत की भाषाओं के शब्द जो हैं वो शामिल थे। धीरे धीरे समय के साथ भाषा का ये जो रूप था ये पक्का हो गया, यानी कि इसमें एक ठहराव आया और यही भाषा आगे चलकर जो है दक्षिणी हिंदी के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। तो इस तरह जो है हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया जिसमें हमने हिंदी भाषा के विकास के बारे में जाना। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, अपभ्रंश और हिंदी के बीच के अंतर का प्रमाणिक आधार। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।